हेलो एवरीवन। फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज द लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स। अब ये फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स क्या हैं इसकी बात करेंगे। थर्ड यूनिट में बेसिकली हम जो कंसेप्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट कंसेप्ट जो होगा वो आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स एंड उनकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात होगी, राइट। यही इसमें जो है वो मेन कंसेप्ट्स रहेंगी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम बात करें, अभी तक हमने जितनी भी बात की डिफरेंशियल कैलकुलस में, हमने चाहे फंक्शन के डेरिवेटिव की बात की, चाहे फंक्शन की लिमिट की बात की, चाहे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की, या इससे पहले हम इंटीग्रेशंस की भी बात करते हैं, वो हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की करते हैं। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म का जब हमारे पास फंक्शन होता है। यहाँ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स हम कहते हैं इसको इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। इसके इसके हमने ग्राफ्स की भी बात की थी, इसकी हमने लिमिट की, कंटिन्यूटी की बात की थी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात की। उसी तरीके से यहाँ पे हम फंक्शन की जो डोमेन है उसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। जब फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था तो हमारे पास डोमेन क्या होती थी, डोमेन भी रियल लाइन का सबसेट होती थी, डोमेन भी रियल लाइन का सबसेट होती थी एंड जो रेंज होती थी वो भी रियल लाइन का सबसेट होती थी। तो यहाँ पे हम कोई आप सबसेट इसका लेते थे, उस पर फंक्शन अप्लाई करते थे एफ, और इधर जाके हमारे पास रियल लाइन का ही कोई सबसेट आता था। और ये सबसेट जो इमेज होते थे इन एलिमेंट्स के, डोमेन के एलिमेंट से, उनको हम रेंज कहते थे। और इस सेट को, जिस पे या तो हम सेट पे रिस्ट्रिक्शन निकाल लगाते हैं डोमेन के लिए, या फिर हम एक नेचुरल डोमेन कहते हैं कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, राइट। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे रियल लाइन सिंगल वेरिएबल मींस जो हमारे पास इनपुट थी वो यही एक वेरिएबल था एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ हम डोमेन से लेते थे, और उन पे एफ लगाते थे। एफ लगाने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती थी एफ ऑफ एक्स, उसको हम क्या कहते थे, रेंज के एलिमेंट, राइट, यही कहते थे। अब यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे। इसमें क्या है, हमारी जो रेंज है वो रियल नंबर का ही सबसेट होगी। मींस यहां पे हम इन फंक्शन को कहेंगे फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, रियल वैल्यूड। साथ में हम एक और साथ में एक कंडीशन लगाएंगे, रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। यहाँ पे भी वैल्यू रियल थी जब फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल था। मींस जो इसकी रेंज जब रियल नंबर का सबसेट होगी तब हम इसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की मींस यहाँ पे डोमेन जो फंक्शन की होगी एफ की, वो दो वेरिएबल एक्स कोमा वाई, सॉरी एक्स कोमा फंक्शन की डोमेन जो होगी वो 2 वेरिएबल्स में होगी। वो दो वेरिएबल्स में कैसे होंगी, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, वो उसकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि उसकी उसकी जो डोमेन है उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। वो डोमेन कैसी होगी उसकी बाद में बात करेंगे। ऐसे फंक्शंस को हम इस तरीके से नोट करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स का, एक ये और एक ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। उसी तरीके से फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, डिनोट करने के लिए, नॉट डिफाइन, डिफाइन तो हम बाद में करेंगे, डिनोट करने के लिए w इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। या इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं कि एनी फंक्शन लाइक दिस एफ ऑफ x1 x2 सोन अप टू xn की फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, राइट। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ
फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स ही करेंगे, और जो उनकी रेंज रहने वाली है इन फंक्शंस की वो रियल नंबर का सबसेट होगी, तो इन फंक्शंस को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स या रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते थे फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए कि यहाँ पे हम जब f को लगाते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स को लगाते थे, ये जो x इनपुट वैल्यू देती थी ये रियल लाइन का कोई सबसेट होती थी। मान लीजिए कि ये डोमेन जो है मैंने ये ओपन इंटरवल ए बी ले ली, ओपन इंटरवल ए बी पे फिर मैं f लगाऊंगा, f लगाने के बाद मुझे फिर कोई सेट मिलेगा रेंज सेट, वो रेंज सेट भी मेरा जो है रियल लाइन का सबसेट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डोमेन चेंज होने वाली है, उस डोमेन की स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर क्या थी हमारे पास, रियल लाइन का सबसेट। अब इस डोमेन की स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कोई दो सेट के। लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी sets, then Cartesian product of A and B denoted by A cross B and defined as ए क्रॉस बी को, आपको याद होगा आपने बड़े अच्छे तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, ए कोमा बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। और इस ये जो हमारा ये एलिमेंट बन रहा है ए कोमा बी, इसको कहते थे हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें ऑर्डरिंग मैटर करती है। मींस कि ए अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो ए ही फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते बी कोमा ए कर दें, राइट। हम ऐसे नहीं कर सकते बी ए कोमा बी को बी कोमा ए कर दें। ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए अनलेस ए इज इक्वल टू बी की। जब तक ए बी के बराबर ना हो तब तक ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं that is for any two element c comma d भी इस a क्रॉस b को बिलोंग करेंगे। c comma b d is equal to e comma f, ये तब होंगे if and only if c जो है मेरा e के बराबर होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। कि कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा, तभी ये इक्वल हो गया, अदरवाइज हम इसकी इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से अब जैसे ये ए क्रॉस बी डिफाइन किया, वी कैन डिफाइन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो उसी तरीके से इसको लिख सकते हो ए कोमा बी कोमा सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, राइट। और यहां पे इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। यहां भी जो सेट ए जो हमने पहले लिखा उसका एलिमेंट यहां भी पहले होगा, सेट बी जो हमने दूसरे नंबर पे लिखा उसका एलिमेंट भी दूसरे नंबर पे होगा, या सेट सी लिखा उसका एलिमेंट भी सी पे होगा। कि हम ऐसे नहीं लिख सकते ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं बी कोमा ए कोमा सी, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इनमें ऑर्डरिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। ये ऑर्डरिंग मैटर करती है, ये फर्स्ट पोजीशन में तो फर्स्ट पे रहेगा, ये सेकंड पे है तो सेकंड पे ही रहेगा। अभी जब मैं अगर यहाँ पे बी की जगह ए ही लिख दूं तब भी तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रहेगा ना। अगर मैं ए क्रॉस ए कर दूं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा, a1 कोमा a2 सच दैट a1 कोमा a2 दोनों किसको बिलोंग करेंगे, ए को। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को कई बार हम मैथ में सेट की फॉर्म में ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर मैं इस ए की जगह या यहाँ पे ए क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होगा a1 कोमा a2 कोमा a3 सच दैट a1 कोमा a2 कोमा a3 बिलोंग्स टू ए। अब इनकी जगह ए क्रॉस ए की जगह या ए क्रॉस ए की जगह अगर मैं आर क्रॉस आर लिख दूं
आर क्रॉस आर मींस रियल लाइन, ये ए और ए भी किसका सबसेट होगा, रियल लाइन का सबसेट होगा, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो आर क्रॉस आर में कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स कोमा वाई, कैसे, सच दैट एक्स कोमा वाई किसको बिलोंग करेंगे, आर को। और इस सेट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर इज इक्वल टू वो सारे एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। और ये क्या हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को हमने कैसे लिखा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। दिस मींस दैट कि z जो हमारा फंक्शन टू वेरिएबल्स का है उसकी डोमेन किसका सबसेट होगी, ये आर स्क्वायर का। अब आर स्क्वायर को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकली आर स्क्वायर, ज्योमेट्रिकली r square represents two-dimensional plane, two-dimensional plane। r square ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेगा टू डिमेंशनल प्लेन। कैसे, मान लीजिए हम इस x किसी x को y हमारे पास इस r स्क्वायर का सबसेट है, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। आर स्क्वायर का सबसेट है, इसकी बात कर रहे हैं। सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास, इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको वाई एक्सिस कह देता हूँ, ये डिस्टेंस मेरे पास x है, ये डिस्टेंस मेरे पास y है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये कौन सा आएगा, x y। यहाँ पे दिस मीन्स दैट आर स्क्वायर के हर एलिमेंट के लिए मेरे पास प्लेन में एक पॉइंट है, और आर स्क्वायर के हर पॉइंट के लिए मेरे पास आर स्क्वायर का एक एलिमेंट होगा। भाई दोनों, अगर इसका पॉइंट होगा तो इसका एलिमेंट होगा, इसका सॉरी इसका एलिमेंट होगा, इसका पॉइंट होगा, राइट। इसका पॉइंट होगा तो इसका एलिमेंट होगा। तो दिस मींस दैट ये आर स्क्वायर जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की जो डोमेन होगी, जिसका जो सबसेट होगा आर स्क्वायर, ये सिंपली टू डिमेंशनल प्लेन होगा, राइट। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तीन बार, उसको आर एस पर 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको लिखते हैं हम x, y, z such that x, y, z belongs to r raised to power 3, right। this means that जो हमने w लिखा था, w is equal to f of x, y, z, right। this means that इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन r raised to power 3 का सबसेट होगी। और ज्योमेट्रिकली इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली r raised to power 3 represents the three-dimensional plane राइट। एक्चुअली ये जब ये आर स्क्वायर हमने डिफाइन किया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी हमारी रियल लाइन है, ये भी रियल लाइन है, राइट। एक्स और वाई, यहाँ पे हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करें, जो इंटरसेक्शन पे पॉइंट बनेगा उसको हम कहते हैं एक्स कोमा वाई। यहाँ पे हम 3 लाइंस ले लेंगे लाइक दिस, थ्री डिमेंशनल प्लेन के लिए। आप सभी को जैसे पता है थ्री डिमेंशनल प्लेन कैसे बनाते हैं, तो जो r is to power 3 होगा, दैट रिप्रेजेंट्स दी थ्री डिमेंशनल प्लेन। यहाँ हर एलिमेंट x, y, z के लिए, suppose this distance x, ये x axis, ये y axis, ये z axis, and this distance is y. This means that this is some x, y, and for this there is some z. So here is some point x, y, z. So for each order triplet, for each point in r raised to power 3, we have a point. So for each element, for each element of r raised to power 3, we have a point in three-dimensional plane, right? तो जो डोमेन है इस फंक्शन की, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की, that will be the subset of this three-dimensional plane, or the subset of this set r raised to power 3, right? इस आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हो, r raised to power n को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, r raised to power n मींस r क्रॉस कितने टाइम, n टाइम्स, राइट। वो क्या होगा, इस तरीके से एलिमेंट्स होंगे आपके ऑर्डर n ट्यूपल्स,
x1 x2 so on up to xn such that ये x1 x2 so on up to xn जो है बिलोंग्स टू r, राइट। ये सारी चीजें आपकी लीनियर अलजेब्रा में आगे जाके जब आप फाइनल ईयर में लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे उसमें भी ये काम आएगी सारी चीजें। मे भी आपके ये किताब में ना दिया हो, आपके सिलेबस में भी ये नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया हमें होना चाहिए कि जिन फंक्शंस को हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी डोमेन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, राइट। अब चलते हैं, अब इसके फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सिमिलरली जैसे हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसी तरीके से हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो डिफाइन कर लेते हैं। अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स a function of two variables is a rule a function of two variable is a rule f, उस रूल को हम f से डिनोट कर रहे हैं, that assigns to a function of two variables is a rule f that assigns to each ordered pair x, y belongs to domain, domain किसकी f की, which will be the subset of किस सेट का होगा r स्क्वायर का। यही हमने कहा था कि r स्क्वायर की हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी, उसी की बात कर रहे हैं। A function of two variables is a rule f that assigns to each ordered pair x, y belongs to d, ये डोमेन होगी फंक्शन f की, is a subset of d is a subset of r square, a unique real number sorry, a unique real number f of x, y, the set d is called the domain of the function, and corresponding values of f x, y constitute the range of f, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल इज अ रूल f that assigns to each ordered pair x, y belongs to d which is subset of r square, a unique real number, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट फंक्शन की जो रेंज होगी दैट विल बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर f of x, y. The set d is called the domain of the function and the corresponding values of the f x, y constitute the range of the f. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, इसकी डोमेन किसका सबसेट होगी r स्क्वायर का। r स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली आप इस तरीके से देख सकते हो, किसी पॉइंट x, y मतलब डोमेन का, सपोज ये मैंने डोमेन बना ली इस आर स्क्वायर में, दिस इज द डोमेन। तो डोमेन के हर एलिमेंट को क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन लगा रहे हैं, हर एलिमेंट को एक रियल लाइन का यूनिक एलिमेंट, हर एलिमेंट x को, यहां f लग रहा है इस पे, हर x y को एक यूनिक रियल नंबर f ऑफ x, y पे लेके जाएगा। तो दिस मीन्स ये क्या हमारी, मैं कह रहा हूं कि रियल लाइन, सॉरी जीरो, ये हमारी रियल लाइन है। दिस मीन्स दैट दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो हर ऑर्डर्ड पेयर को किसको बिलोंग कर रही है, डोमेन डी को एक यूनिक रियल नंबर असाइन कर रहा है। और इन फंक्शंस को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू f ऑफ x, y से,
राइट। उसी तरीके से आप फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। अब डोमेन, रही बात डोमेन की, अब डोमेन, अब फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में डोमेन क्या होती थी? डोमेन एक लार्जेस्ट सेट होता था सच दैट जिसके लिए फंक्शन हमें फाइनाइट वैल्यू देता था। यहां पे भी हम वैसे ही डिफाइन कर रहे हैं। नाउ हियर डोमेन इज द लार्जेस्ट सेट, domain is the largest set, domain is the largest set of points, largest set of points in the plane, largest set of the points in the plane for which functional formula is defined and real valued, is defined and real valued, right? ये एक्चुअली इसको वी से समटाइम इट इज ए नेचुरल डोमेन, राइट। कई बार हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं डोमेन के, कि जैसे हम सिंगल वेरिएबल में करते थे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने कोई फंक्शन ले लिया और हमने एक कंडीशन लगा दी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगा दी साथ में। तो यहाँ पे भी हम डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और ये जो हमने डोमेन की बात की है, ये नेचुरल डोमेन की बात की। अब एक दो फंक्शन कंसीडर करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, में एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, जिसमें फंक्शनल फॉर्मूले की बात कर रहा था यहाँ, वो ये फंक्शनल फॉर्मूला लाइक दिस, इस तरीके से होंगे x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि वो सारे इसमें x कोमा वाई होंगे, y belongs to r square such that x square plus y square does not equal to 0, क्योंकि जब x square plus y square 0 होगा तो ये जो भी एक्सप्रेशन है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर x कोमा y 0 की तरफ, सॉरी x square plus y square 0 की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। दिस मीन्स दैट हमें वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिनके लिए x square plus y square 0 होगा। तो वो कौन से पॉइंट है? दिस, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, 0। दिस मीन्स दैट इसकी डोमेन क्या होगी? आर स्क्वायर माइनस सेट कंटेनिंग 0, 0। तो ये इसकी डोमेन होगी। सिमिलरली अगर मैं एक और इसकी अगर डोमेन की बात करूं, तो ये 0 को छोड़ के, ये 0 को मैंने मार्क कर दिया, 0 को छोड़ के ये ओरिजिन, जहां मैं 0 बोल रहा हूं, ओरिजिन बोलना चाहिए मुझे, ओरिजिन को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है इस प्लेन में, वो इस फंक्शन की डोमेन होगी, मतलब नेचुरल डोमेन जिसको हम कहते हैं। या फिर एक और फंक्शन की बात करता हूं यहां पे मैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन, ओके, हमें चाहिए इसकी रेंज रियल वैल्यूड। ये रियल वैल्यूड कब नहीं होगा? ये रियल वैल्यूड कब नहीं होगा? जब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो लेस देन -1 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और लेस देन -1 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। दिस मीन्स दैट ये हमें कब होगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। ये रियल कब नहीं रहेगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा। हमें ये रियल चाहिए, तो दिस मीन्स दैट इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी हमारे पास वो सारे x कोमा वाई सच दैट, अब ये रियल कब नहीं है? जब ये ग्रेटर देन 1 है। तो दिस मीन्स दैट वो सारे x कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस मीन्स दैट ये क्या है हमारे पास? What does this represent? Set represent geometrically. This represents the circle of unit radius. It is a circle of unit radius because it is 1, right? ये इसकी बाउंड्री और इसके इनसाइड वाला सारा पोर्शन, ये इस फंक्शन की डोमेन होगी, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा
बाय। सिमिलरली अगर मैं फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल ले लूं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड विच इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। ये तो ये रियल, इसको हमने रियल रखना है। दिस मीन्स दैट इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल वो सारे x y z such that x square plus y square plus z square is less than or equal to 2। इस फंक्शन की डोमेन ये होगी, राइट। तो हम ये हमने डोमेन की बात कर ली, राइट। फंक्शन की बात, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की बात की। सिमिलरली आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। 3 वेरिएबल्स के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका z आ जाएगा बिलोंग्स टू d, या r स्क्वायर की जगह r रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। ईच ऑर्डर पेयर्स की जगह ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा, राइट। ये सारा कुछ वही रहेगा। रियल नंबर एफ एक्स कोमा वाई की जगह हमारे पास z हो जाएगा जब आप 3 वेरिएबल्स का फंक्शन डिफाइन करोगे, राइट। तो और यहाँ पे जब 3 वेरिएबल का फंक्शन डिफाइन करोगे तो जो डोमेन होगी दैट विल बी द सबसेट ऑफ r रेज़ टू पावर 3। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यहाँ पे x y z, सपोज ये डोमेन का पॉइंट है, इस पे f लगाएंगे आप। f लगाने के बाद ये रियल लाइन का कोई सबसेट होगा, रियल लाइन का कोई सॉरी एलिमेंट होगा x y z, सपोज दिस इज 0, राइट। तो ये आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो। अब हम जैसे हम फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वहां पे हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। कैसे करते थे ग्राफ ड्रॉ, हम क्या करते थे, हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, रियल लाइन, उसको हम कह देते थे कि उस लाइन का सबसेट जो होगा, सॉरी इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो रियल लाइन का सबसेट होगी, ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा। और एक साइड हम डोमेन ले लेते थे, दूसरी साइड हम रेंज ले लेते थे। हम डोमेन और रेंज के एलिमेंट्स को यूज करके ग्राफ ड्रा कर लेते थे, हमारे पास कोई कर्व बन जाती थी। लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो है, जब मैं दोनों फंक्शन की बात करूं, चाहे मैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की बात कर लूं फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, या w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा z की बात कर लूं, ये इतने आसान नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दो ही वेरिएबल्स है। एक साइड आप x वैल्यू ले लेते थे, दूसरी साइड आप y वैल्यू ले लेते थे, वो आपके पास आसान था। नो, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, इतना इजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें ग्राफ ड्रा कर सकते हो। लेकिन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल की तरह का है इसमें ग्राफ ड्रा करना, राइट। तो हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स का थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। वैसे ग्राफ हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा फिर भी आइडिया होना चाहिए कि इसके ग्राफ होते कैसे हैं। मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पे z इज इक्वल टू दिस फंक्शन है, दिस मींस ये हमें एक रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है कि z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं या सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ दूं, राइट, या मैं इसका स्क्वायर भी ले लूं, z स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें पता है कि इट इज ए सर्कुलर कोण, सर्कुलर कोण, और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन तो हमारे पास है ही है कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन तो रहेगी ही। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज, ये हम बनाएंगे भी क्योंकि z ग्रेटर देन 0 है, इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज ए सर्कुलर कोण, दैट इज लाइक दिस। ये आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर कोण बनेगी, यहाँ पे कोई ये बनेगी कैसे, ये सर्कुलर कोण है, और ये एक तरह से इसको आप इस सरफेस की तरह देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। ये सर्कुलर कोण बनेगी कैसे उसको देखते हैं। सबसे पहले z को 0 पुट करते हैं। z 0 कब होगा, z 0 तब होगा या ये राइट हैंड साइड 0 होगी। राइट हैंड साइड 0 कब होगी,
जब x और y दोनों जीरो होंगे, राइट। तो दिस मीन्स दैट ये 0 पॉइंट z इज इक्वल टू 0 तब होगा जब x y भी 0 होंगे, मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब z को फिक्स कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, सपोज z को फिक्स कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2। जब z 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ऑफ हाफ रेडियस। लेकिन ये होगा कहाँ, क्योंकि z हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2 है, सपोज मैं इस पॉइंट को मैं 1 ले लेता हूं, तो ये मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, राइट। तो मेरे पास यहाँ एक सर्कल बनेगा जिसका जो रेडियस होगा वो हाफ यूनिट होगा, लेकिन बनेगा कहाँ, वो 1 डिवाइडेड बाई 2 पे। उसी तरीके से अगर मैं z को 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, इफ z इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। तो ये यहां जैसे कहीं बनेगा z इज इक्वल टू 1 के ऊपर सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, समथिंग लाइक दिस, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। अब z की कितनी वैल्यू हम यहां चूज कर सकते हैं, z को मैं 3 डिवाइडेड बाई 2 चूज कर लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स दैट यहां पे मेरे पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 यूनिट, रेडियस 1, सपोज इट इज 2, सो हियर इज समवेयर 1.5 यूनिट, तो यहां पे मेरे पास एक सर्कल आ गया, राइट। इसी तरीके से मैं सर्कल ड्रा करते जा सकता हूं। तो मेरे पास z की कितनी वैल्यू मैं चूज कर सकता हूं, जितने रियल नंबर है। और रियल लाइन क्या है, जितने पॉइंट है इस रियल लाइन पे, और रियल लाइन क्या है, बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई। अगर मैं इसको इस तरीके से इमेजिन करूं, ये सर्कल जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, जो मैं सर्कल ड्रा कर सकता हूं, तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि ये कोण बन रही है, राइट। तो दिस मीन्स दैट जो ग्राफ होगा z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन और 2 वेरिएबल्स का, वो सरफेस होगा एक, राइट। जो ग्राफ होता था आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो आपका क्या होता था, कर्व होती थी, लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस होगा। इस एग्जांपल से हमने इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें ग्राफ नहीं करने हैं, ना कुछ ग्राफ से लेना देना है, क्योंकि वैसे भी इसके ग्राफ्स जो है ड्रॉ करने इतने ईजी नहीं है। हमने एक छोटी सी ये एग्जांपल से समझने की इसकी कोशिश की, राइट। तो ये फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में बात कर ली हमने, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहा, राइट। अब हमें जरूरत है कुछ और चीजों की, क्योंकि जब हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की लिमिट डिफाइन की थी, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, हम कब कहते थे, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that modulus of fx minus l is less than epsilon for 0 is less than modulus of x minus a is less than delta। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था, सेट a की डेल्टा नेबरहुड, कि वो सारे x जिनकी डिस्टेंस a से लेस देन डेल्टा है। मैंने पहले भी कहा था कि मोड ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, x की डिस्टेंस 0 से, और मॉडुलस ऑफ x माइनस a क्या रिप्रेजेंट करता है, x की डिस्टेंस a से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, राइट। तो यहां पे हमने नेबरहुड की बात की थी, यहां पे जो मॉडुलस ऑफ fx में l माइनस मॉडुलस ऑफ fx माइनस l अगर लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको हमने क्या कहा था कि कोई भी यहां l की एप्सिलॉन नेबरहुड चूज करो, उसके लिए यहां a की एक डेल्टा नेबरहुड मिलेगी, सच दैट f लगने के बाद ये सारे पॉइंट l की एप्सिलॉन नेबरहुड में जाएंगे। तो इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको हम कोडोमेन कहते हैं, राइट। डोमेन के पॉइंट किस में जाएंगे, कोडोमेन में जाएंगे, और जो इमेज होंगे वो क्या होंगे, उसको हम रेंज कहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए भी यहां नेबरहुड डिफाइन करेंगे। तो नेबरहुड के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी थी, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो यहां पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है उसकी बात करेंगे, राइट। नाउ ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मे भी आपके पेपर में ना आए, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉर्म और एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉर्म और एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू इन r स्क्वायर एंड r is to power 3, राइट। फिर से हम r से ही बात करेंगे, रियल लाइन से ही बात करेंगे, इन r
absolute value या norm और absolute value एक ही बात है. absolute value of any x belongs to R is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं, is denoted by modulus of x, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, राइट. मींस इसका मतलब क्या है, मींस the distance of the point on real line from origin ओके, यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं. मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन रियल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन रियल लाइन representing the number x from region. हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑन रियल लाइन, किस नंबर की, सॉरी किस पॉइंट की, जो पॉइंट x को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस. मान लीजिए कि मेरे पास x इज इक्वल टू 2 है, तो रियल लाइन की जीरो से या ओरिजिन से मैं बात करूं, रियल लाइन पे 2 की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करेगा, राइट. ये आप अगर ये आपको ज्यादा अच्छा तब लगेगा अगर आप -2 लेंगे. तो ये मॉडुलस ऑफ x, अगर x इज इक्वल टू -2 होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 मींस 2. ये भी क्या है, डिस्टेंस. तो मींस दैट -2 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 2 यूनिट. ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट. सिमिलरली अगर हम आर स्क्वायर में बात करें, इन आर स्क्वायर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, the distance of a point x comma y from the origin is, हम सभी को पता है कि कैसे निकालते हैं डिस्टेंस. अगर ये मेरे पास आर स्क्वायर प्लेन है, ये मेरे पास x कोमा y पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस मैंने इस 0,0 पॉइंट से निकालनी है, तो वो क्या होती है, x माइनस 0 स्क्वायर, वो मैं सिंपली x स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस y माइनस 0 स्क्वायर मैं सिंपली y स्क्वायर लिख रहा हूं, राइट. सिमिलरली इन आर क्यू, इन r raised to power 3 द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x y z from origin is क्या होती है, वो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सिंपली लिख रहा हूं. अब जब हमारे पास सिंपल हम रियल लाइन के किसी एलिमेंट का मोड ले रहे थे, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आर स्क्वायर के पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सिमिलरली यहां भी हम किसी पॉइंट की जब एब्सोल्यूट वैल्यू जब आर स्क्वायर या आर क्यूब में बात करते हैं, फिर नॉर्म की बात करते हैं, तो x को y के नॉर्म का मतलब है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से. सिमिलरली नॉर्म ऑफ x y z का मतलब है x y z की डिस्टेंस ओरिजिन से. ये वाली फॉर्म हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम मोस्टली इसी को यूज करेंगे, राइट. यहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा कि स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस मीन्स दैट हम डिस्टेंस ले रहे हैं ओरिजिन से किसी पॉइंट की. मान लीजिए ये 2 है, तो हम ये कह रहे हैं कि x y की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 2 यूनिट, राइट. ओके. सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में r raised to power 3 की बात करें,
तो मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड को, या हम ऐसे कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम रीजन। अब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इन आर स्क्वायर एंड आर रेज़ टू पावर 3, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इन आर स्क्वायर एंड आर रेज़ टू पावर 3। सबसे पहले हम आर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। लेट x1, y1 and x2, y2 are any 2 points in R square, 2 points in R square, then the distance between x1, y1 and x2, y2 is denoted by, हम सिंपली इसको इस तरीके से फिलहाल डिनोट कर लेते हैं। ये वही रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को रियल नंबर और उनके बीच की डिस्टेंस कैसे नापते थे हम, एक्स माइनस वाई का मोड लेके, डिस्टेंस बिटवीन, ओके यहां मैं ए और बी कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन रहेगी, यहां भी एक्स वाई यूज कर रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो ए कोमा बी है ये कोई रियल नंबर होंगे, यहां में हम ये कह रहे हैं। उसी तरीके से यहां पे जो हमारे पॉइंट आर स्क्वायर के वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2, और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर को कैसे हम ऐड करते हैं, x1 माइनस x2 कोमा y1 माइनस y2, ये हमें निकालना आता है क्योंकि x1 और x2 दोनों रियल नंबर है, तो x1 माइनस x2 भी रियल नंबर होगा, y1 माइनस y2 भी रियल नंबर होगा। ये किसके बराबर होता है, ये सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली भी देखें तब भी आप इजिली इसको देख सकते हैं। सपोज this is some point, here is some point x1 y1 and here is some point x2 y2। इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये सिंपली क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन, या इसको मैं p कह दूं, इसको मैं q कह दूं, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q क्या होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही हमने निकाली है, ऊपर जाके आप देख सकते हैं इसको, यही हमने निकाली है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। जरा रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। उसी तरीके से इन थ्री डायमेंशनल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज, उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं x1 y1 z1, ये वाली फॉर्म हम रिप्रेजेंट करने के लिए लेकिन कम यूज करेंगे, x2 y2 z2। तो ये भी सिंपली उसी तरीके से आप लिख सकते हो, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। तो ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू, इसको लिखना में आता है x1 माइनस x2 स्क्वायर, सॉरी यस, प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन आर स्क्वायर, राइट, सॉरी नॉट आर स्क्वायर, इन आर रेज़ टू पावर 3। इस तरीके से हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, राइट, रिप्रेजेंट करने के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 के लिए हम ये वाली फॉर्म बहुत कम यूज करेंगे, यही वाली फॉर्म यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, राइट। ओके, ये नॉर्म होगी या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर ऐसे कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब हम चलते हैं नेबरहुड की तरफ, थोड़ा सा हमने लिमिट की तरफ जाना है, तो
नेबरहुड पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आर स्क्वायर और आर रेस्ट पर 3 में नेबरहुड क्या होगी। हमें आर का पता है, इन आर फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, नेबरहुड हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, ए की कोई डेल्टा नेबरहुड, मतलब ए माइनस डेल्टा चल पड़ते थे और ए प्लस डेल्टा चल पड़ते थे, इसको हम कह देते थे नेबरहुड। उस टाइम हम रियल लाइन में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन की हमारी डोमेन है वो जा तो आर स्क्वायर का सबसेट होगी या फिर वो आर एस टू पावर 3 का सबसेट होगी, मतलब या 3 डायमेंशनल प्लेन का सबसेट होगी। अगर 2 वेरिएबल्स का होगा तो 2 डायमेंशनल प्लेन का सबसेट होगी, अगर 3 वेरिएबल का होगा तो 3 डायमेंशनल प्लेन की सबसेट होगी। तो सबसे पहले यहाँ नेबरहुड डिफाइन कर लेते हैं आर स्क्वायर में, आर क्यूब में बाद में करेंगे, सॉरी करेंगे ही नहीं, आप उसी तरीके से उसमें भी डिफाइन कर सकते हो जैसे यहाँ की है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर स्क्वायर, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन आर स्क्वायर। ओके, इसको डिफाइन कर लेते हैं। नेबरहुड फिर वही बात बोलूंगा कि नेबरहुड अड़ोस पड़ोस, कितना अड़ोस पड़ोस लेना है ये आप पे डिपेंड करेगा, राइट। ओके, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी कितना अड़ोस पड़ोस लेना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, एग्जांपल्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहां पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट A, B ordered pair belongs to R square. Let A, B belongs to R square. Full stop. Let delta greater than 0. However small, ब्रैकेट में कर लो, however small it may be, however small it may be any real number, be any real number. Then the set of points, then the set of points, then the set of points x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ए कोमा बी भी यहाँ आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है और एक्स कोमा वाई भी यहाँ आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, whose distance from origin, whose distance from, सॉरी नॉट ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन नहीं, हम ए कोमा बी ले रहे हैं, होगा ये भी ओरिजिन ही, किसका ओरिजिन होगा वो बाद में बात करेंगे। whose region from A, B, sorry, whose distance from A, B is less than delta is called neighborhood of the point, is called neighborhood of the point, neighborhood of point A, B and is denoted by, and is denoted by n डेल्टा ए कोमा बी। अब यहाँ पे डेल्टा क्या है, ए कोमा की बी क्या है, आप देख सकते हो। ए कोमा बी हमने आर स्क्वायर का पॉइंट लिया और डेल्टा ग्रेटर देन 0 को रियल नंबर लिया, जितना मर्जी छोटा हो सकता है लेकिन होगा पॉजिटिव। देन नेबरहुड हम किन पॉइंट्स को कह रहे हैं, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर whose डिस्टेंस फ्रॉम a, b इज लेस देन डेल्टा, कि वो सारे पॉइंट एक्स वाई जिनकी डिस्टेंस a, b से लेस देन डेल्टा है उसको हम नेबरहुड कह रहे हैं, किसकी, a, b की। तो a, b की नेबरहुड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिखा, n लिखा, उसके साथ a, b लिखा और यहाँ सबस्क्रिप्ट जो यूज कर रहे हैं ये डेल्टा यूज कर रहे हैं, किसके लिए, डेल्टा नेबरहुड की, कि एक्स वाई की डिस्टेंस a, b से कितनी होनी चाहिए, लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, और डिस्टेंस का हमें पता है तो नेबरहुड में नेबरहुड होगा तो सेट ही ना, वो सारे x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, x, y डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम a, b, तो माइनस a, b डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम a, b वो क्या है, लेस देन डेल्टा होगी। तो ये हमारी नेबरहुड होगी। इसको थोड़ा सा और ठीक करके अगर हम लिखें तो ये क्या आएगा, वो सारे x, y
बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट, इस सेट का मतलब क्या है, इस सेट का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। अगर आप पीछे जाके डिस्टेंस की डेफिनेशन देखोगे ये क्या होगी, लेस देन डेल्टा। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करोगे, लेट अस ट्राई टू सी इट ज्योमेट्रिकली। Suppose here is the point A, B, राइट। ये हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है A, B। ये ओपन इंटरवल नहीं है, इसको आपने ओपन इंटरवल की तरह नहीं देखना। अब जब हम आर स्क्वायर में आ गए, इसको मैंने आपने ऑर्डर पेयर की तरह देखना है, राइट। ये कोई A, B यहाँ पॉइंट A, B मतलब एक्सेस की तरफ ये A यूनिट है, बाई एक्सेस की तरफ B यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास वो x, y। अब इस आर स्क्वायर के या टू डिमेंशनल प्लेन के पॉइंट क्या होंगे, x, y की फॉर्म के। x भी r को बिलोंग करेगा और y भी किसको बिलोंग करेगा, r को, राइट। तो यहां हम कह रहे हैं इसमें बहुत सारे x, y है जिनकी डिस्टेंस a, b से लेस देन डेल्टा। ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड a, b। ये वाला एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड a, b वो क्या है, लेस देन डेल्टा है। वो ऐसा क्या, ये वैसे बेसिकली होगा क्या, इनसाइड ऑफ सर्कल, कि एक सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा, डेल्टा यूनिट, लाइक दिस। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सॉरी इसको ड्रॉ हम डॉटेड करेंगे क्योंकि हमने इसकी बाउंड्री कंसीडर नहीं करनी है। इस जो ये सर्कल है इसका, सॉरी ये अच्छा नहीं बना, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज द डेल्टा यूनिट। ये कौन से है, ये वो सारे इस सर्कल का इनसाइड जो भी है, इस सर्कल का जो भी इनसाइड है, इस सर्कल के अंदर जो भी पड़ा है, ये वो सारे एक्स वाई है जिनकी डिस्टेंस a, b से लेस देन डेल्टा। ये डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा। सपोज मैं यहाँ एक्स वाई कंसीडर कर लेता हूं, तो ए भी कौन सा पॉइंट, ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन डेल्टा, राइट। तो ये जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं उनकी डिस्टेंस a, b क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर। ये वो सारे पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस a, b से लेस देन डेल्टा होगी, राइट। इसको हम कहेंगे नेबरहुड, या इसको हम कहते हैं सर्कुलर नेबरहुड। सर्कुलर नेबरहुड, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो कि नेबरहुड हमने सर्कुलर नेबरहुड डिफाइन की है जब हमारे पास फंक्शन, सॉरी जब हम सिर्फ सिंपली रियल लाइन पे थे, तो हमारे पास जो नेबरहुड होती थी वो इस तरीके से लाइन पे ही होती थी। क्योंकि अब हम प्लेन में आ गए हैं, एक तरह से हम खेत में आ गए हैं, तो हमारी नेबरहुड क्या होगी, आसपास वाले सारे खेत, राइट। यहां पे क्योंकि हमें सिर्फ सर्कुलर नेबरहुड की बात करनी है, हमें सर्कुलर नेबरहुड की जरूरत होती है, तो हमने सर्कुलर नेबरहुड की बात कर ली कि पॉइंट ए बी की सर्कुलर नेबरहुड। देन नेक्स्ट इज डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है उसको बात कर लेते हैं। दिस सर्कुलर रीजन, दिस सर्कुलर रीजन, इस रीजन की बात कर रहे हैं हम, ये वाले की। दिस सर्कुलर रीजन, इसके अंदर जो पड़ा है सारा, दिस सर्कुलर रीजन एन डेल्टा ए कोमा बी, ये जो ऊपर हमने नेबरहुड डिफाइन की है, इस वाली की बात कर रहे हैं, एन डेल्टा ए कोमा बी माइनस सेट कंटेनिंग ए कोमा बी। अगर मैं ए बी की डेल्टा नेबरहुड से, ये ए बी की डेल्टा नेबरहुड मीन्स इस सर्कल का रेडियस जो है वो डेल्टा यूनिट है, सेंटर ए कोमा बी है। अगर इस सर्कल से इस पॉइंट ए कोमा बी को मैं निकाल देता हूं, इस पॉइंट ए कोमा बी को मैं निकाल देता हूं, उसके अलावा जो भी बचा दैट इज द डिलीटेड नेबरहुड, that is called the deleted neighborhood. The circle region, this is called deleted neighborhood, right.
इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड। तो इस डिलीटेड नेबरहुड को कैसे लिखेंगे हम, एन डेल्टा ए कोमा बी माइनस ए कोमा बी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर होंगे सच दैट 0 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर जो है वो लेस देन डेल्टा होगा, राइट। ये जीरो कब होगा, हमने ग्रेटर देन जीरो ले लिया, राइट। ये जीरो कब होगा, जब x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी होगा, राइट। वो हमने होने नहीं देना क्योंकि हमने a कोमा b बाहर निकाल दिया। तो डिलीटेड नेबरहुड को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेके, राइट। नेबरहुड को हमने कैसे डिनोट किया, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा हमने, यहाँ पे इसको ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा, लेकिन जब हमने डिलीटेड नेबरहुड की बात की, मतलब जिस पॉइंट की नेबरहुड ले रहे हैं उस पॉइंट को निकाल के नेबरहुड में जो भी बच रहा है, जैसे यहाँ पे किया, इस पॉइंट ए कोमा बी को निकाल के इसमें नेबरहुड में जो भी बच रहा है वो हमारी डिलीटेड नेबरहुड होगी। डिलीटेड नेबरहुड को लिखने के लिए हमें यहाँ इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ा, मतलब वो सारे एक्स कोमा वाई जिनकी डिस्टेंस ए कोमा बी से ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन डेल्टा है, वो हमें डिलीटेड नेबरहुड देगी ए कोमा बी की। तो ए कोमा बी को इस नेबरहुड से बाहर निकालने के लिए हमें ये इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ा। तो अभी के लिए बस इतना ही, राइट। थैंक यू।